नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MWS IAS में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। ऐसे अधिनियम जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए है हमारे पास एक बोनस टिप जो हम आपको देंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार में पर्यावरण संरक्षण का जिक्र कहाँ किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे जो मूल कर्तव्य है उसमें कहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 21, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार है। यदि प्रश्न ये बनता है कि क्या स्वच्छ पर्यावरण में जीने एक मौलिक अधिकार है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, स्वच्छ पर्यावरण में जीना एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सरकार ने दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन कौन से? ठीक है, सबसे पहले भाग देख लीजिए। भाग 4 का ए में 51A और भाग 4 में 48A जोड़े गए हैं। अब आप देखिए कैसे। अनुच्छेद 48A यानी कि डीपीएसपी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। डीपीएसपी राज्य सरकार को आदेश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार निश्चित या सुनिश्चित करने का प्रयास करें तथा देश के वनों तथा वन्य जीव सॉरी वन्य जीवन की रक्षा करे। तो ये आर्टिकल 48 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में क्या है? नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। नागरिकों का क्या कर्तव्य है? वो है कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें। यह है आर्टिकल 51 में नागरिकों का कर्तव्य दिए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम जो सरकार ने समय समय पर बनाए हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो जितने भी हमने अधिनियम लिए हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अपने 3 दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। चलिए, हमारा पहला अधिनियम है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम, पहला जो कारखाना अधिनियम था वो 1948 में बनाया गया था, यानी कि 1948 में पहला कारखाना बनाया गया था। देखिए ये क्या था? ये पहला अधिनियम था जिसके तहत श्रमिकों को कार्य करने के लिए उपलब्ध कराए गए वातावरण पर ध्यान दिया। यानी कि अब इस अधिनियम के बाद जो श्रमिक कंपनियों में काम करते थे उन्हें ऐसे ही सफाई नहीं थी, पर्यावरण की कोई देखरेख नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद जहां पर श्रमिक कार्य करने के लिए उपलब्ध कराए गए वातावरण पर ध्यान दिया। किसके तहत? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। सेकंड है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये आपको याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसा बन सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको क्या बताना होगा? 1972 और 73 में, और 1999 के 1991 में इसे संशोधन किया गया था। अब यह अधिनियम पक्षियों एवं जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक अधिनियम जंगलों एवं उनके आवासों को भी संरक्षण प्रदान करता है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो केवल इतनी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, और 1991 में इसे संशोधित किया गया था। जल प्रदूषण अधिनियम, ये प्रश्न यूकेपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया है जो अभी हाल ही में हुआ कि जल प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम बना। जल को कैसे दूषित होने से बचाया जाए, ये सब कुछ इस अधिनियम में दिया हुआ है। देख लीजिए आप थोड़ा सा इसके बारे में। और इस अधिनियम के तहत जल प्रदूषण को कम करने और रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीबीसीबी को बनाया गया। इस बोर्ड के माध्यम से पानी के प्रवाह एवं पानी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के मापदंड बनाए गए। इस अधिनियम के तहत ऐसे उद्योग
धंधों को अनुमति लेनी होगी जो प्रदूषण फैलाते हैं, यानी कि जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981। तो ये कब बना था? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981 में। तो ये आपको डेट बिल्कुल याद रखनी है, कब कौन से ईयर में ये बनाया गया था। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ये आपको याद रखना है। प्रश्न बने वायु प्रदूषण अधिनियम या बने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, तो ये दोनों एक ही साल यानी कि 1981 इसका आंसर होगा। और 1987 में संशोधन किया गया था। ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस अधिनियम को वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए नेक्स्ट है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, जो अभी हमने आपको बताया 1981। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। यानी कि वायु जो प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 बनाया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। यानी कि प्रश्न ये बन जाए कि वायु प्रदूषण अधिनियम को बनाने में किस संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आप क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं समुचित कदम उठाना है। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखनी है। ये जो ईयर है 1981 वायु प्रदूषण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये आपको याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में इसे बनाया गया था। विभिन्न प्रकार के स्रोत जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए एवं कैसे नियंत्रित किया जाए, यह अधिनियम इन सब की प्रक्रिया केंद्र सरकार को बताता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसके बारे में देखिए आप थोड़ा सा। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को ये हुआ था। ठीक है, और यह ग्रह पर्यावरण पर पहला वैश्विक अभिसमय था। इसका विषय क्या था? ओनली वन अर्थ इसका विषय था और 122 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पहला ये कब हुआ था? 5 से 16 जून 1972 को, और ये पहला सम्मेलन था पर्यावरण को लेकर विश्व स्तर पर। ओनली वन अर्थ इसका विषय था और 122 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 10 से ज़्यादा एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में बनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दुनिया भर में ये किस चीज़ को, ओजोन क्षरण वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत को सुरक्षा का आश्वासन देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण से है, ये बात आपको याद रखनी है। इसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका जो संबंध है वह जलवायु परिवर्तन को लेकर है और ये 1997 में अपनाया गया था। UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 1997 में हुआ था तथा 2005 में यह प्रभाव में आया। दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला, इसे कब ये क्या बोलते बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1997 में। लेकिन यदि बात आती है इसे लागू कब किया गया था, तो फिर ये हो जाएगा 2005 में इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम। ये बना था 1991 में। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से बैकवाटरों एवं मोहल्लों को सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ये देखिए ये है एजेंडा 21 1992 के बारे में था। यह रियो सम्मेलन उर्फ विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी इसे ही कहा जाता है का उद्देश्य पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा के लिए था। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित
साधारणीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये बना कब था, तो इसे 1992 में ये लागू किया गया था। इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और इसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि एजेंडा 21 का संबंध किसके बारे में है। प्रश्न ऐसा ही बनता है कि एजेंडा 21 का संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये था 2002 में। जैव विविधता से संबंधित संरक्षित अधिनियम है और इसे 2002 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति 2002, आप ये देखिए, ठीक है। प्रश्न बन सकता है राष्ट्रीय जल नीति कब बनी, तो आप क्या कहेंगे, 2002 में। 21वीं सदी में जल के महत्व को स्वीकारते हुए जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन के साथ ही इसके सदुपयोग के मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। यदि पूरी डेट आती है तो 1 अप्रैल 2002, वरना आपको 2002 याद रखना है, राष्ट्रीय जल नीति 2002। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ये 2004 में बनी थी। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया। संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी के विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनी थी, तो 2004 में। वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम कब बना, 2006 में। वनों में निवास करने वाले या वन पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो जनजाति जंगलों में निवास करती है उनके अधिकारों की रक्षा करना इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप NGT भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। हरित प्राधिकरण 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने एवं व्यक्तित्व और संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। कब, 2010 में। नेक्स्ट देखिए ई कचरा प्रबंधन अधिनियम, ये 2011 में बनाया गया था। 1 मई 2011 को अधिसूचित किया गया और 1 मई 2012 से प्रभावी हो गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खतरनाक पदार्थों के उपयोग को कम करना है। देश में ई कचरे को रोकना और खतरनाक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। यदि प्रश्न बनता है ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम कब बना है, तो आप क्या कहेंगे, 2011 में बना, लेकिन 1 मई 2012 से इसे लागू किया गया। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके लिए, जो हम एक ट्रिक लेकर आए थे, एक ऐसी ट्रिक जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3-4 एग्जाम्स में मेरे सामने खुद पूछा जा चुका है, आप लोग इसे एक बार जरूर देखें। देखिए हमारी जो ट्रिक है उसको बोलते हैं इच गार्ड। अब ये क्या है, पहले मैं आपको ये नाम बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा ये किस चीज की ट्रिक है। पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। दूसरा HD देवगौड़ा, ठीक है। तीसरे नंबर पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और है इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। देखो कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सीधे राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रश्न यही बनता है कि राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है। तो इन चारों का आपको याद रखना है नाम। इनकी जो ट्रिक है वह है इच गार्ड, ठीक है। अब एक बार आप यही समझ लीजिए, मतलब इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, ठीक है,
इंद्र कुमार गुजराल और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर लें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।